हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट और ऑरिजिन, उसके बाद फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में जाना। आज इस पार्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट हम लोग बेहतर समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या है। मैनेजमेंट टैक्टफुली तरीके से जब हम क्या करते हैं, किसी है ना इंस्टीट्यूशंस में इस तरह का हम ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोसेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इस पर हम सभी लोगों ने बिल्कुल बारीकियों से जाना है। एक्चुअली में प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स है क्या? प्रिंसिपल्स एक फंडामेंटल हमारा क्या होता है कि एक्शन होता है ना। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारा थ्योरी क्या होता है कि फंडामेंटल एक्शंस होता है, सिस्टमेटिक स्टडी होता है। उस स्टडीज़ को ही हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स कहते हैं। ऐसे तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसे डिफाइन करने के लिए, बट यहाँ हम लोग जो बात करेंगे रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी से रिलेटेड जो हमारा प्रिंसिपल्स है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली तो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, यानी प्रबंधन के सिद्धांत हमारे क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल गाइडलाइंस। ये क्या होता है हमारा फंडामेंटल गाइडलाइंस। विदाउट गाइडलाइंस वी कांट डू है ना एनी वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी हैव टू डू वर्क एंड व्हाट द राइट और प्रॉपर मैनर है ना फॉर इंस्ट्रक्शंस एनी इंस्टीट्यूशंस, फॉर एनी इंस्टीट्यूशंस। जब हम क्या करते हैं कि प्रॉपर हम इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, राइट कैसे हमारा उस इंस्टीट्यूशंस का हमारा जो है ग्रोथ होगा, व्हाट आर द गोल्स ऑफ दैट है ना इंस्टीट्यूशंस। तो इन सभी चीज़ों को ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल गाइडलाइंस दैट हेल्प्स मैनेजर्स प्लान है ना। तो हमारा क्या होता है कि मैनेजर प्लान्स क्या है ना, उस पर ऑर्गेनाइज है ना, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिवली। अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि देखिए मैनेजर्स प्लान ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज, इट मीन्स कि ये प्लानिंग हमारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग होना जिसे फोरकास्ट भी हम कर सकें कि हमारा आगे फर्दर क्या होगा एक्शन। तो यहाँ पर मैनेजर प्लान होना चाहिए एक हमारा है ना, जिसे मास्टर प्लान भी हम कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यदि हम फंडामेंटल अगर हम बात करें अपने घर को ही अगर निर्माण करते हैं, अगर वो हमारा क्या बिल्कुल रॉ है, तो कैसे हम लोग क्या क्या हमारा एक आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं उस चीज़ को डेवलप करने के लिए एक हम स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं है ना। उसमें हमारा एक हाइपोथेसिस भी होता है ना, जो हम बार बार हाइपोथेसिस वो सक्सेस होता है नहीं होता है। तो लाइक डैट के यहाँ भी हमारा क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक मैनेजर प्लान होगा जो मास्टर प्लान होगा, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज अगर लाइब्रेरी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है वो है ना पिछले वीडियो में, वो क्या होता है कि हमारा क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है ना। तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग हमारा क्या आता है ऑर्गेनाइज किसी भी लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, तो अब ये समझिए कि यहाँ पर हमारा क्या होगा कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा ऑर्गेनाइज कहलाएगा है ना। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अगर मान लिया जाए है ना कि ऑर्गेनाइज हम लोग कर लिए, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा लीड हाउ टू वी लीड है ना, कैसे हमें लीड करना है, यानी लीड हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा इस पर भी। एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है ना, कंट्रोल करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ये तो कैटलॉग की बात हो गई, राइट यहाँ। और ये क्लासिफिकेशन CLA शॉर्ट में ही मैं लिख दे रहा हूँ, राइट, क्लासिफिकेशन से। चलिए उसके बाद है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिवली, यानी कि हमें क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी जो है उसमें हम इफेक्टिवली कितना प्रभावकारी होगा है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि फंडामेंटल एक हमारा क्या होता है ये गाइडलाइंस होता है।
राइट। अब इस थ्योरी को सिस्टमैटिकली डेवलप्ड बाय द हेनरी फियोल। तो हेनरी फियोल ने क्या किया था कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, यस, एक प्रॉपर मैनर, जैसा कि मैंने पूर्व में अभी बताया कि प्रॉपर मैनर हमारा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि, और ये किसने दिया इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को? हेनरी फियोल के द्वारा दी गई है। Who is considered one of the pioneer of modern management theory। इसीलिए इन्हें कहा भी जाता है कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के ये क्या है, जनक भी हैं, राइट। पायोनियर मतलब कि ये बिल्कुल ये पहला इस तरह का है ना, मतलब कि नेचर, और ये डेवलप किया इन्होंने प्रिंसिपल्स को, है ना, या थ्योरीज को। अब फायोल प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया है? तो ये हेनरी फियोल के द्वारा ये दिया गया है, राइट। तो हेनरी फियोल ने क्या किया था कि 14 प्रिंसिपल्स को दिया। अब देखते हैं हम लोग, लेट्स सी कि वो कौन कौन सा हमारा 14 प्रिंसिपल्स है ना। तो 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पर देखें यदि तो अब ये क्या है, पहला हम लोग देख रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क। किसी भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यदि किसी एक पर ही वर्क हो, किसी एक को अगर हम क्या करें, बहुत सारे काम को दे दें, तो वो क्या होगा कि वो वर्क हमारा, उसकी एफिशिएंसी तो कम होगा, है ना, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी भी कम होगा, और क्या होगा कि हमारा एक सही कार्य जो है ना वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लिया जाए, हम किसी घर की एग्जांपल लेते, आप अपने घर में हैं, हाँ, और क्या है कि किचन का काम भी आपको मिले, राइट, बाहर का भी काम आपको मिले, हाँ, अगर बच्चों को भी आपको देखना है, पढ़ाई भी आपको करना है, हर कुछ ये करना है, हाँ, और घर में कुछ मेंबर्स हैं, है ना, 4-5 मेंबर्स हैं, तो क्या होगा स्थितियाँ, अगर सारी कुछ आपको करना है तो ये क्या होता है कि यहाँ पे वर्कलोड अधिक होगा, स्ट्रेस में होंगे, और वो एक जो एफिशिएंसी, जो आपकी कार्य क्षमता जो होगी और प्रणाली जो होगी ना, वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन उसी काम को यदि क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, अगर समय है तो आप क्या करें, ठीक है, कि ओकेजनली कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर बांट दिया जाए डिवीजन ऑफ वर्क को कि किचन का काम, है ना, जिसे बेहतर ढंग से आता है वो अगर किचन का कार्य करें, राइट। मार्केटिंग, जो बिल्कुल अच्छा मार्केटिंग कर लेते हैं, उसे अगर दे दिया जाए, ठीक है। घर के कुछ ऐसे, है ना, साज सज्जा के कार्य अगर कोई उसमें एक्सपर्टी है या वो कर लेते हैं, या है ना प्रतिदिन उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की है रही है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। अगर ये बांट दे तो किसी पर क्या होगा ना कि कोई एक वर्कलोड भी नहीं होगा, और वो ईजिली क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी, और क्या करेगा कि उसमें वो स्पेशलाइज है ना, तो आपका बेहतर ही होगा, राइट। तो इसीलिए ये कहा गया है, यहाँ पर हेनरी फियोल कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर इसी तरह से हम किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि ये है ना वो इंक्रीजेस करेगी, उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही, और प्रोडक्टिविटी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर होगा। ईच पर्सन शुड डू द वर्क दे आर बेस्ट, है ना, सिटेड फॉर। तो हर पर्सन का अपना अपना क्या होता है, एक क्वालिटी होता है, उसकी एफिशिएंसी होती है, और वो क्या करता है, बेहतर कर लेता है। सो डैट कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, है ना। और फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है ना, ये कहता है कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को हम अथॉरिटी दे देते हैं, है ना, और जब हम उसे क्या करते हैं, अधिकार देंगे, तो वो अपनी उत्तरदायित्व के साथ उस कार्य को करना है। अगर हम उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य करते हैं तो फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो हमारा बेहतर उस इंस्टीट्यूशन के लिए, चूंकि गोल जो है हमारा, लक्ष्य जो है वो पूरा होगा, है ना। तो मैनेजर्स मस्ट हैव टू अथॉरिटी, है ना, कहाँ किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है, मैनेजर जो होता है, वो हमारा क्या होता है कि वो, है ना, इस तरह की अथॉरिटी को वर्क करता है, बट आल्सो बियर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स, है ना, उसे क्या करना है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इस पर भी ख्याल रखना होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है कि मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोथ आर सेम और डिफरेंट, है ना, ये भी प्रश्न बड़ा दिमाग में आता है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पॉलिसी मेकर होता है, हमेशा ये ख्याल रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या होता है, पॉलिसी मेकर, वो पॉलिसी को क्या करता है, निर्माण करता है, राइट, है ना। और ये क्या करता है, जो आपका है ना मैनेजमेंट जो होता है, उसे वो क्या करता है, फॉलो करता है,
ठीक है। तो ये हमें ख्याल रखना है कि जो कुछ भी है ना, किसी भी रूल नियम्स है ना जो अगर बनाए जाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की है ना वो एक मतलब कह सकते हैं कि उसके द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। और मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, वो जो निर्माण किए गए हैं जो रूल रेगुलेशंस हैं उसे वो क्या करता है, वो उसे वो अप्लाई करता है किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बड़ा ही की कह सकते हैं कि डिफरेंसेस है, तो ये ख्याल रखना है हमें, राइट। नाउ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासन तो अगर हो तो वो खुद आपकी, अगर आपके जीवन में अगर आप अपने अनुशासन को अपनाते हैं तो वो तो एक पर्सनैलिटी खुद अलग और डिफरेंट दिखते भी हैं, है ना। ठीक उसी तरह से किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर एम्प्लॉइज मस्ट है रेस्पेक्ट रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, अगर हमारा क्या हो कि अगर उस रूल्स और रेगुलेशंस को अगर हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं कि उसका क्या है, उसका मोटो क्या है। आप देखेंगे बहुत सारे ड्रेस कोडेड है, कोड्स होते हैं। मान लीजिए स्कूलिंग अगर बच्चों को देखें है ना तो उसकी स्कूलिंग में देखते होंगे कि एक टाइम टेबल होता है, उसके बाद क्या होता है उसका कोड्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है उसकी कुछ एक्टिविटीज जो लाइब्रेरीज के लिए होते हैं कुछ सेशन, उसके बाद उसका क्या होता है कि कुछ प्लेग्राउंड्स में कुछ समय बीतते हैं और उसके लिए रूटीन्स होती है। उन सभी चीज़ों को वो क्या करता है कि उस रूल्स को यानी कि उस डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो वो कितना बेहतर और बच्चे है ना अपने गोल को वो क्या करते हैं अचीव करते हैं। ठीक उसी तरह से इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हमारी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो भी यहाँ अगर हम इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, डिसिप्लिन्स को अप्लाई करते हैं तो है ना वहाँ के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, स्टाफ हैं, अगर इस तरह से ये अगर इन बातों पर है ना ये रेस्पेक्ट करें उस रूल्स और एग्रीमेंट्स को तो एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग भी होगा और वो हमारा क्या होगा कि बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है उसे हम पूरा कर पाएंगे, राइट। तो यह भी नाउ अब यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं कि ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। देखिए अगर हम है ना चूंकि कोई भी हमारे है ना जो बॉस होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे घर में देखें कि अगर बुजुर्ग हैं तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंसेस होता है ना जीवन का, और उस एक्सपीरियंसेस को उस सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी सफलता क्या होती है कि बिल्कुल नियत होती है ना। ठीक उसी प्रकार से इंस्टीट्यूशंस में यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड में बोल रहा है कि आदेश की एकता होती है और होना भी चाहिए। अगर ये आदेश की एकता होगी तो वो सुपीरियर हम टू अवॉइड द कन्फ्यूजन्स, हमेशा क्या होगा कि कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, जो कि एक्सपीरियंस है, अनुभव है ना। और उस चीज़ को हम अगर करें, उन बातों को फॉलो करें, इट मीन्स कि इट्स द क्लियर कट कि ये हमारा इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रिंसिपल काफ़ी है ना कारगर साबित होगा। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस यानी एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव। हमारा डायरेक्शंस क्या हो, सेम ऑब्जेक्टिव सारे इंस्टीट्यूशंस के जो क्या होंगे ना कि जितने भी स्टाफ्स होंगे, जितने भी हमारे वहाँ वर्किंग पर्सन्स होंगे है ना, उन सभी के लिए क्या हो कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है वो क्या करेगा कि उसकी दिशा की एकता होनी चाहिए, यानी कि सेम डायरेक्शंस होगा और सभी के लिए। और क्या होगा कि सेम ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव हमारा इस इंस्टीट्यूशंस का क्या है ये हमें बताना होगा। और ये एक्टिविटीज़ ही हमारा क्या करता है कि अगर हम इस तरह से है ना मैनेजर के द्वारा अगर ये फॉलो किया जाता है और करवाया जाता है ना, तो ये और उसमें क्या हो यूनिफॉर्मिटी भी हो, है ना। ये इस डायरेक्शंस में बड़ा इसका माइन्यूट यहाँ पर डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं ना कि डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे डायरेक्शन में क्या हो कि यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, राइट। तो ये क्या कहलाएगा कि आपका जो प्रिंसिपल होगा ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मस्ट बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर अंडर द प्लान। किसी खास प्लान के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत ऐसा करते हैं तो यह स्वतः ही क्या होगा कि वह संस्था जो होगी अच्छा होगा और जल्द ही विकसित और विकास तो करेगा ही और विकसित भी होगा। तो ये है ना, और जो मोटो है वो पूरा कर पाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट की यस यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यस रिमनरेशन है ना। तो रिमनरेशन में अगर हम बात करें तो रिमनरेशन में देखते हैं कि अगर कोई कार्य करता है, राइट, अगर कोई कार्य कर रहा है
किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको जो है ना उतना अगर उसकी सैलरी ना मिले या उसका रेमनरेशन ना मिले, यानी उसका वेतन ना दिया जाए, तो वो क्या होगा, अंदर से क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल डेवलप करता है, जो फ्रस्ट्रेशन में आने लगता है कि हम सिमिलर या पैरेलल किसी इंस्टीट्यूशन में उतना ही वर्क कोई करे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में क्या है कि वो वर्क नहीं कर पा रहा है, देन क्या होता है, और सैलरी उसकी क्या है कि दोनों में डिफरेंसेज है, तो वो अक्सर चाहेगा ना कि एक इंस्टीट्यूशन वाला जहाँ पर उसे एक जितनी कार्य कर रहा है, जो जो उसका स्किल है, जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और उसके मुताबिक उसे है ना पैसे नहीं मिले, उसका जो है वेतन ना मिले, है ना, उसका जो है वेजेस ना मिले, तो वो अक्सर चाहेगा कि उस इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर दूसरी जगह भागने का प्रयास करेगा। यानी उसका जो है ना अटेंशन जो है ना वो हमेशा प्रॉपर अटेंशन इस इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है ना, लेकिन बहुत बड़ा ये प्रिंसिपल्स क्या कर रहा है, एक हमें है ना एक कहेंगे कि सीख दे रहा है, और किसी भी इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो रिमनरेशन भी देना है, जो उसका है ना उसे रिवार्ड्स भी देना है, मोटिवेट भी करना है, तो सो डैट कि यहाँ पर ये कह रहा है रिमनरेशन जो प्रिंसिपल्स है कि फेयर पे एंड रिवार्ड्स मोटिव वर्कर्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर हम इस तरह का फेयर पे करते हैं ना, तो वो उसके लिए रिवार्ड और मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन भी हो जाता है उस वर्कर के लिए हमारा। तो लाइब्रेरी में भी इस तरह की बातें आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इस प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए इसमें डिसीजन मेकिंग शुड बैलेंस सेंट्रल अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग होते रहना चाहिए हमारा, है ना, और डिसीजन मेकर ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और उसे फॉलो कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट को ये हमेशा देखना होता है कि ये हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके लिए देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं। आप देखेंगे कि समय समय पर गोल क्या है इंस्टीट्यूशंस का, तो वो क्या करते हैं ना कि आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, मीटिंग्स, है ना, इस तरह के आयोजन वर्कशॉप कराए जाते हैं, और फिर वो टाइम टू टाइम क्या करेगा ना उसे सेंट्रलाइज किया जाता है, केंद्रीकृत किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। क्या ये डिसीजन मेकिंग होता है, तो प्रॉपर जो अथॉरिटी होती है इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह भी करके उसे क्या करते हैं, मोटिवेट करने का एक प्रयास करते हैं, है ना। और कुछ लोकल इनिशिएटिव्स भी हम लोग लेते हैं कि टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, कुछ मीटिंग्स है ना करके, या फिर इस तरह के है ना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग प्रोग्राम्स को, और फिर इन बातों को हम टाइम टू टाइम उसके दिमाग में एक परसेप्शंस को हम देते रहते हैं, जिससे कि वो हमेशा है ना स्टिमुलेट होता रहे अपने गोल की तरफ, और इस प्रिंसिपल्स को हम सक्सेस बनाने का एफर्ट करते हैं ना। अब कहते हैं स्केलर चेन। तो स्केलर चेन हमारा क्या है, श्रृंखला सिद्धांत। देयर शुड बी अ क्लियर चेन, है ना, ये क्लियर चेन कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। देखिए ये कहता है कि हमेशा देखिए स्केलर चेन यहाँ पे इस बात को दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि हमारी हायरार्की जो होती है ना, किसी लाइब्रेरी की बात अगर हम करें तो हमारी हायरार्की क्या होगी। हायरार्की में ये होता है ना कि टॉप लेवल पे हमारे मान लिया कहीं लाइब्रेरियन है ना, कहीं कहीं पे वो डायरेक्टर के चार्ज में होते हैं, और लाइब्रेरियन के बाद हमारा क्या होना चाहिए, डिप्टी लाइब्रेरियन होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हो। उसके बाद फिर इस तरह से हम हायरार्की में नीचे जाते हैं, और हमारा क्या होता है कि जो होते हैं मल्टीपर्पज स्टाफ भी होते हैं। तो ये सबका एक रोल होता है, लेकिन उसमें से क्या हो कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन ना हो, है ना, किसी डिपार्टमेंट, तो अब उसका बोझ कहाँ होगा, स्केलर चेन में, और क्या हो जाएगा कि किसी न किसी पर वो कार्य का क्या होगा कि भार होगा, और नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि हमारी जो एक एफिशिएंसी की जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, डिवीजन ऑफ वर्क की जो बात कर रहे थे, वहां पर वो चीज इफेक्ट करने लगेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। पहला तो ये स्केलर चेन समझाना चाह रहा है। अब देखिए ये क्लियर चेन जो समझाना चाह रहा है। दूसरा ये हमारा क्या है कि टॉप टू बॉटम हमारा क्या हो कि इसमें क्लियर कट की आदेश का जो एक है ना श्रृंखला हो, वो टॉप से क्या हो कि नीचे हो, राइट। अगर सीनियर्स कोई आदेश देते हैं तो सीनियर जो हमारे जूनियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसे फॉलो भी करना है। इस बात को भी, एक डिसिप्लिन्स को भी, जो ऊपर के प्रिंसिपल्स पे हम लोगों ने देखा, तो ये स्केलर चेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस बातों को भी क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है ना। तो यह भी हमें क्या करना है, फॉलो करना है कि स्केलर चेन में। अब नेक्स्ट ये बोलता है कि ऑर्डर।
ऑर्डर यानी कि वहाँ की व्यवस्था। देखिए, राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड पीपल। अब राइट पर्सन, जैसे अब कोई क्लासिफायर है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पर इससे ये दर्शा रहा है कि बेस्ट क्लासिफिकेशन उसके पास नॉलेज है और नियुक्ति की जाती है क्लासिफायर के लिए, और उसे कैटलॉगिंग सेक्शंस में हम दे दें, है ना, या एक्विजिशनिंग सेक्शन में दे दें, तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी समस्या होगी, है ना। यानी कि वो उसकी एक्सपर्टी जो है ना, वो कहाँ है, क्लासिफिकेशन में, और हम उसे दे रहे हैं, किस वर्क को दे रहे हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या दे रहे हैं, एक्विजिशनिंग में। तो ये जितनी एक्सपर्टी, उस एक्सपर्टी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो राइट पर्सन क्या हो गया, राइट प्लेस पे वो नहीं जा पा रहा है, इसका नुकसान होगा। अगर जिसकी एक्सपर्टी जिस फील्ड के लिए, एक गुड प्लेयर है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, मानिए कुछ बच्चे हैं और क्रिकेट में उसकी रुचि है और क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो हम क्रिकेट की तरफ उसे देंगे, ना कि बोलेंगे कि आप इंडोर गेम में, कैरम बोर्ड में या चेस में आओ। जिसकी चेस में इंटरेस्ट है और चेस में अच्छा कर रहा है, तो हम चेस बोलेंगे, ना कि उसे कंपेल करेंगे। अगर हम वहाँ देंगे तो वो शायद हमारी रैंकिंग अच्छा करेगा। तो बिल्कुल लाइक दैट कि यहाँ भी एग्जाम्पल इसी बात को बोल रहा है कि अगर राइट पर्सन है तो राइट प्लेस पे उसे हम क्या करते हैं कि पोस्टिंग देते हैं, करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। इसी तरह से हमारा क्या होगा कि मटेरियल्स भी, क्लासिफिकेशन आप करते हैं तो क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं, है ना। तो जो हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो यही तो हमारा क्लासिफिकेशन है। इस पर हम लोग ऐसे बाद में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक वे में हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, बट एक लेमैन स्टाइल में तो यही करते हैं ना, कि फिजिक्स की बुक है तो फिजिक्स में, और फिजिक्स में भी बहुत सारा, अगर लाइट चैप्टर है, मैग्नेट है तो लाइट वालों को एक जगह, मैग्नेट वालों को एक जगह, दिस इज द क्लासिफिकेशन, ये राइट ऑर्डर हुआ। तो अगर राइट क्लास पे रखेंगे तो हम सर्विस बेहतर दे पाएंगे। लाइब्रेरी का एक्चुअली मीनिंग भी हमारा क्या है ना, कि बेस्ट सर्विस हमें प्रोवाइड करना है और यो कम समय में। तो यहाँ पर बिल्कुल इस ऑर्डर की बात ये कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी जो देखा कि यहाँ पर क्या है कि, है ना, इस प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है ना। एक्विटी, एक्विटी इट मीन्स कि ये कहता है कि मैनेजर शुड बी फेयर एंड ट्रीट एम्प्लॉयज विद काइंडनेस एंड जस्टिस, है ना। इक्विटी, न्याय और समानता। देखिए होता क्या है एक्चुअली कि बहुत सारे, है ना, अगर एडमिनिस्ट्रेटर, आपको क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, फ्लैक्सिबल भी नहीं होना है ना, इस तरह का जो न्यायप्रिय हो, जहां आवश्यकता है तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि फ्लैक्सिबिलिटी भी हो, और फ्लैक्सिबिलिटी के साथ साथ क्या हो कि वो बिल्कुल न्यायगत हो, है ना। जब हम क्या करते हैं कि हर किसी के साथ, है ना, मान लिया जाए कि किसी लाइब्रेरी में 4 स्टाफ हैं, मतलब किसी सेक्शन में, ठीक है, किसी सेक्शन में 4 स्टाफ हैं और मैनेजमेंट के पास कोई 2 व्यक्ति जाता है कि हमें आज क्या चाहिए, लीव चाहिए, और वो क्या होता है, एक व्यक्ति को देते हैं और दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं नहीं। तो ये ठीक है, यहाँ किसको देते हैं नहीं देते हैं ये मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी कौन ज़्यादा नीडफुल है, किसकी आवश्यकता है, पहला। दूसरा कंडीशन ये हमें देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी के साथ जो है ना कि पार्शियलिटी हो रही है, यानी मैं एक बंदे को क्या कर रहा हूँ कि लीव दे रहा हूँ, दूसरे बंदे को लीव देने में हमें क्या होता है कि नहीं, इससे मैं बायस्ड हूँ, है ना कहीं मेरा पर्सनल इको कुछ इस तरह से निगेटिव अप्रोचेस में काम कर रहा है। तो इन बातों को यहाँ क्या करना है, इंस्टीट्यूशंस में नहीं रखना है, राइट। एक्विटी का मतलब है कि सभी को समान दृष्टि से देखना है, और हमें क्या करना है, जो भी है ना निर्णय लेना है या जो भी ट्रीट करना है वो हमारा क्या हो कि फेयर होगा। हमारे वहाँ सभी अपने और सभी पराये हैं, ठीक है। तो ये इस, है ना, रूल्स को आपको क्या करना होगा कि फॉलो करना होगा, यही आपका एक्विटी दर्शाता है। बिल्कुल उसके साथ काइंडनेस, एक फैमिलियर जो अप्रोच होगा, है ना, हम फैमिली मेंबर की तरह। स्ट्रिक्ट कब होंगे, आपके पेरेंट्स होते हैं तो देखते हैं कभी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ उस तरह के होते हैं, तो कभी कभी सख्ती भी आवश्यकता है। तो काइंडनेस तो होगा ही, काइंडनेस अगर होता है तो वो काम करने का वहाँ पर जो एक एनवायरनमेंट होता है ना वो बेहतर होता है। उस अप्रोच से हम क्या करते हैं कि हमारा काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। लेकिन एक डर भय हो ना तो आप देखेंगे कि वहाँ काम करने में सोचना पड़ता है कि गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर डांटना पड़ जाए, फिर बहुत सारी परिस्थितियां बनती है। तो सो डैट कि ये भी प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है ना। एस्टेबिलिटी टेन्योर, है ना, एस्टेबिलिटी टेन्योर क्या बोल रहा है, एस्टेबिलिटी टेन्योर इट मीन्स कि
देखिए, फ्रीक्वेंट इम्प्लाइज टर्नओवर इज इनसफिशिएंट, है ना, जॉब सिक्योरिटी इंक्रीजेस एफिशिएंसी। दो बातें यहाँ पे आती है। पहला तो ये हम लोगों को समझना है कि कार्यकाल की स्थिरता हो। कोई भी अगर, है ना, वर्क कर रहा है तो वो उसका निर्धारित हो कि वो इस सेक्शन के लिए वहीं पर हम उसे प्रमोशन देंगे। दूसरा ये कि अगर उसकी सिक्योरिटी हम निर्धारित कर दें उस कर्मी की, तो वो क्या करेगा, मन लगाकर भी काम करेगा कि हम यहाँ सेफ हैं और हम सिक्योर हैं, तो उसकी जो कार्य करने की प्रणाली होगी बड़ा बेहतरीन होगा। अदरवाइज वो फिर क्या करेगा, उसे वो छोड़कर भागने का प्रयास करेगा, जिसका इम्पैक्ट भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में पड़ेगा। तो ये तो एक पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ कि एक्सपर्टी, है ना, जिस फील्ड में जिसकी एक्सपर्टी होगी उसी फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, वैसे पर्सन्स को प्रमोट करते हैं। मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई जाते हैं, यूपीएससी कोई कंप्लीट करता है और वो क्या होता है कि पहले, है ना, उसका आईपीएस के लिए होता है और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए होता है। तो क्या करते हैं, आईपीएस जो होता है उसका उसी फील्ड में हमारा क्या होता है कि डीजीपी रैंक तक वो बढ़ते हैं, है ना, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, उसके बाद फिर वो प्रमोट करते करते वहाँ तक जाता है। एक आईएएस होता है ना, मान लीजिए कि वो शुरुआती उसका क्या होता है कि एसडीएम होता है, फिर वो कमिश्नर होते हैं, फिर इस तरह से, है ना, डीएम होते हैं, कमिश्नर होते हैं, और फिर वो सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं। तो उसी फील्ड के लिए जाते हैं ना कि वो तुरंत इधर कर दिए जाते हैं, ऐसा कोई रूल्स और नियम्स नहीं होता है। तो ये व्हाट इट मीन्स, यही तो समझाना चाह रहा है कि एस्टेबिलिटी टेन्योर होगा तो उसकी एक्सपर्टी भी बढ़ेगी और हमारे इंस्टीट्यूशंस के उस फील्ड के लिए वो तो काम भी अच्छा करेगा। तो यह इस बातों को ख्याल में रखकर हमें करना है। यह प्रिंसिपल ये हेनरी फ्योल का कहना है कि इन सभी चीज़ों को हम करें। नाउ इनिशिएटिव, पहल करना, एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड कंट्रीब्यूट आइडियाज। हमेशा, है ना, इनकरेज कीजिए और उसके क्या होगा ना, कभी कभी स्टाफ से भी, छोटे कर्मी से भी क्या होता है कि कुछ न कुछ हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो उन आइडियाज़ को भी आप क्या कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने, है ना, मैनेजमेंट में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में। तो इस बात का भी काम करना रखना है ना, ठीक है ना। एस्प्रिट डे कॉर्प, है ना, ये तो कई बार पूछे भी गए हैं, एस्प्रिट डे कॉर्प एक्चुअली क्या है ना। तो ये टीम भावना या दलगत सेवा जो हमारा होता है, टीम स्पिरिट यानी कि यूनिटी ऑफ, ये जो है ना, यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज। तो कहते हैं एस्प्रिट डे कॉर्प का मीनिंग ये होता है क्या ना कि ये टीम स्पिरिट हमारा क्या हो, टीम स्पिरिट, राइट, यानी दलगत भावना हमारी होनी चाहिए, ठीक है। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, इसे क्या किया गया है ना, पूछा भी गया है इस टर्म से, यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। इसका मतलब भी क्या होता है, यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर अब यूनियन इज ए स्ट्रेंथ या टीम स्पिरिट, यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, ये आपने सुना भी होगा। तो यूनियन इज ए स्ट्रेंथ यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। चलिए, तो ये स्ट्रेंथ, चलिए शॉर्ट में ही, तो यहाँ यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये क्या हो गया, टीम, है ना, स्पिरिट को ही कहा जा रहा है, और ये है ना एस्पिरिट है कॉप। तो ये दलगत भावना, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग मिलकर अगर किसी चीज़ को हम करते हैं तो वो एक, उसकी खूबसूरती तो होती ही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचिए कि कितना बेहतरीन होगा। हमारी घर की बातें घर में ही रहती है, तो वो बाहर ना जाए तो वो क्या होगा, वह इंस्टीट्यूशन स्वतः क्या होगा कि बेहतर होगा। हम कहते भी हैं, कहावत भी है नहीं कि घर की बातों को घर में ही रहने दो, बाहर मत जाने दो, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। इस तरह से 14 प्रिंसिपल्स को किसने दिया, तो हेनरी फ्योल ने दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। वेरी सिंपल, हम पिछले जो ये था ना, कहेंगे कि जो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें भी ये प्रश्न आए थे, और इस सेशन में भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हु इज रिगार्डेड, है ना, किसे आधुनिक प्रबंधन का जनक हम कहते हैं। तो ये किसे कहेंगे, आधुनिक प्रबंधन का, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा हेनरी फ्योल, चूंकि इसके प्रिंसिपल्स को ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यही स्वाभाविक है और इन्होंने ही दिया है ना। दूसरा है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेयर गिवन बाय हेनरी फ्योल। कितने, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों को दिया है, क्या ये हमें पता नहीं है। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत ही सिंपल, इतना इजियर क्वेश्चंस, लेकिन एक बेस, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को हमें जानना है। मेरा इफॉर्ट ये है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, राइट। नाउ थर्ड वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है प्रिंसिपल, ये
है ना, फ्यूल का इंक्रीज, ये फ्यूल का कार्य विभाजन सिद्धांत किससे बढ़ाता है? अब यहाँ पर ये देखना है कि यूनिटी को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, डिसिप्लिन को बढ़ाता है, या फिर हमारे रिमनरेशंस को बढ़ाता है, किससे बढ़ाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना। तो ये हमारी क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क जब हो जाएगा, मैंने अभी चर्चा किया था कि हर को अगर मतलब कि कार्य को बांट दीजिए ना, तो देखिए कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और एक ही पर सारा दे दीजिए, है ना, वर्कलोड, तो वो क्या हो गया, एफिशिएंसी तो कम हो जाएगा, स्वाभाविक। तो यानी इट मीन्स कि ये क्या हमें बता रहा है, एफिशिएंसी, है ना, हमारी क्षमता को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू फायोल, है ना, each employee should receive orders from only one superior. This principle is called, यानी कि फायोल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पहला हमारा कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड कहेंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहेंगे, या फिर डिसिप्लिन कहेंगे, या ऑर्डर कहेंगे, है ना। ऑर्डर तो यहाँ हमारा जो मैंने बताया था कि एक हायरार्की की बात करता है, ये तो आएगा नहीं, राइट। डिसिप्लिन से यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह क्या कह रहा है कि कर्मचारी केवल वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब है कि वरिष्ठ से आदेश का प्राप्त करना, इट मीन्स कि हमारा क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड की तरफ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं, वो तो डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर, राइट। बट ये कर रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड की ओर, है ना। कमांडर ही क्या करता है ना कि एक डायरेक्शन में क्या करेगा, वरिष्ठ जो कमांडर होता है ना, वही आपको क्या करेगा, आदेश देगा, है ना। तो ये रिसीव ऑर्डर हम कहाँ से करते हैं, उस कमांडर से करते हैं। और कमांडर हमारे जो बॉस होंगे, जो हेड होंगे हमारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। Which principle states that organization interested must be placed above पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कौन सा सिद्धांत कहता है कि संगठन का हित व्यक्तिगत हित से ऊपर होना चाहिए? बिल्कुल, हमारा जो है ना, कभी भी व्यक्तिगत हित से अगर हम ऊपर उठकर, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ अभी डिस्कस किया कि हमें ना बायस्ड होना है, ना पार्शलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये कब पॉसिबल है और कैसे हमारा होगा, है ना, इस प्रश्न को ही ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि सब, है ना, ये क्लियर है भी, यहाँ पर सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, उसको जनरल इंटरेस्ट में परिवर्तन करना है। मतलब ये कि हम जनरल की जो इंटरेस्ट है, हमें पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है, जो जनरल का इंटरेस्ट है उससे हमें देखना है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए हितकर होगा हमें उसे फॉलो करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है तब फिर हम उस इंस्टीट्यूशन में, तब यानी मेरी फिर आइडेंटिटी है। यह भी एक थ्योरी है, सबसे सिंपल थ्योरी तो यही है ना। हमारे घर हैं तभी तो हमारी घर से उस पहचान है बाहर, और जब वो नहीं है तो फिर हम नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो यह इस प्रिंसिपल्स को क्या करता है, बताता है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं कि राइट मैन, है ना, इन द राइट जॉब इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि सही व्यक्ति को सही कार्य में लगाना किस सिद्धांत से संबंधित है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि अगर राइट हमारा है ना, तो क्या इनिशिएटिव है, नो इनिशिएटिव। अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उससे कोई मतलब नहीं कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना। तो ये हमारा क्या, ऑर्डर जैसा कि मैंने बताया था कि वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टर या लाइब्रेरियन होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन होते हैं, असिस्टेंट वहाँ पे लाइब्रेरियन होंगे। ये एक ऑर्डर की बात हम लोगों ने किया, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होंगे, है ना। इस तरह से एक ऑर्डर की बात यहाँ की जा रही है। तो ये क्या होता है कि राइट जॉब के लिए राइट मैन इन द राइट जॉब रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल, डिसिप्लिन से यहाँ कोई मतलब नहीं है। सो डेट की ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 का जो आंसर है वो ऑर्डर, ठीक है ना। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एम्फसाइजेस फेयर वेजेस एंड रिमनरेशन। याद कीजिए, अभी अभी फेयर वेजेस हम लोगों ने किया है, जस्ट रिकॉल। तो ये फेयर वेजेस अगर देंगे तो रिमनरेशन से ही तो है, वेजेस वर्ड मैंने वहाँ टर्म यूज किया था, देखिए, और यहाँ रिमनरेशन।
यानी उसका क्या हो, प्रतिफल, यही हिंदी में था ना, तो प्रतिफल हमारा सही मिले, वेतन उसका क्या हो कि जो प्रॉपर वर्क कर रहा है वो मिले, तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि हमारा इंस्टीट्यूशन बेहतर होगा। और इसी बात को यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्याय संगत वेतन और प्रतिफल पर जोर देता है, तो रिमनरेशन, दिस प्रिंसिपल, राइट। नाउ एस्प्री डे कॉर्प, है ना, मीन्स इसका अर्थ क्या है, तो ये यूनियन इज स्ट्रेंथ या टीम स्पिरिट, यही तो था, है ना, या मैंने बताया था यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ भी आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, सो डेट इसे मैं इस टर्म को यूज कर रहा हूँ, यूनियन इज स्ट्रेंथ वाले को, है ना, तो ये यूनियन इज स्ट्रेंथ भी हमारा, ये आपको याद रखना है ना, टीम स्पिरिट देख सकता है, हार्मोनी दे सकता है, या यूनियन इज स्ट्रेंथ, चूंकि ये इस प्रश्नों का, है ना, पूछा जा चुका है यह प्रश्न, सो डेट मैं इस टर्म को यूज कर रहा हूँ बार बार कि यह भी और यह भी, कि आप किसी भी डायमेंशन से वो क्वेश्चंस करें तो आप का ये मिस ना हो, लेकिन कंसेप्ट है तो फिर क्लियर है। एस्प्री डे कॉर्प का मतलब होता है कि यूनिटी के साथ हम, है ना, हम क्या करेंगे कि हमारा टीम स्पिरिट होगा, सब लोग मिलकर हम क्या करेंगे, अपने गोल के लिए हम क्या होंगे कि कूच करेंगे, है ना, कार्य करेंगे, है ना, हमारा लक्ष्य वो होगा, तो ये यूनियन इज स्ट्रेंथ ना। अब है विच प्रिंसिपल्स इंश्योर फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज, है ना, अब देखिए विच यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों के प्रति न्याय संगत और सौहार्दपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है, तो देखिए क्या अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी करता है नो, है ना, फेयर एंड काइंड की बात कर रहा है, तो फेयर एंड काइंड कब होगा, जब समानता होगी, है ना, क्या होगी, समान रूप से। फेयर कब होगा, जब समानता है, मैंने बताया था अभी जस्ट कि जब मान ले किसी को छुट्टी लेना है, दो स्टाफ जाते हैं और किसी के साथ मैं पार्शियलिटी करूं कि मैं उससे कहीं ना कहीं क्या हूँ, बायस्ड हूँ, है ना, एक से, तो मैं उसे छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, फिर भी मैं उसे नहीं दे रहा हूँ कुछ कारणों से, पर्सनल रीजन से, तो इट इज नॉट फेयर, है ना, तो ये फेयर नहीं है, तो जब फेयर नहीं तो समानता की बात यहाँ पे कौन सा आएगा, तो ये स्पष्ट होता है कि इक्विटी, है ना, यानी ये कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों के प्रति न्याय संगत और सौहार्दपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है, तो वो एक्विटी होनी चाहिए, अगर एक्विटी है तो स्वाभाविक है कि यह प्रिंसिपल हमारा फॉलो कर जाता है ना। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल इज कॉल्ड, यानी टॉप टू बॉटम की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है, स्केलर चेन, है ना, वो मैंने इस तरह से एरो देकर भी डिस्कस किया था कि हमारा क्या होता है टॉप टू बॉटम, है ना, तो ये जो आपका एक हायरार्की टॉप टू बॉटम अगर आ जाए, और कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी अगर ये पूछे जाए तो हायरार्की वर्ड भी याद रखना है, वो हायरार्की को ही क्या कर रहा है, हायरार्की, है ना, ये पूछना चाह रहा है, राइट, तो हायरार्की यह भी टर्म इसके लिए यूज हो सकता है, राइट, हायरार्की, ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि कुछ प्रश्नों को भी देखा है कि ये हायरार्की नहीं, तो आज हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट, है ना, ये को देखा प्रिंसिपल्स को कि कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, है ना, तो सो ठीक है, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सो मच कि आपने वेट किया, आपने वॉच किया, तो फिर हम लोग मिलते हैं नए, है ना, टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच वंस।